भारत के इतिहास में लगभग 300 सालों तक एक ऐसे राजवंश का राज रहा जिसके शानदार दौर को अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। वो था गुप्त साम्राज्य। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी युग को स्वर्ण का ये प्रतिष्ठित खिताब आखिर मिलता कैसे है? गुप्त साम्राज्य ने ऐसा क्या हासिल किया जो आज भी हमें इतना प्रभावित करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस दौर को थोड़ा समझते हैं। गुप्त काल, जो मोटा-मोटा 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये वो समय था जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और हर्षवर्धन का उदय अभी होना बाकी था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी शुरू होती है लगभग 275 ईस्वी में, जब महाराजा श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी। लेकिन असली शक्ति का उदय हुआ 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, और यहीं से गुप्त युग की शुरुआत मानी जाती है। साम्राज्य अपने शिखर पे पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और फिर 455 ईस्वी के आसपास स्कंदगुप्त के शासन में हूणों के आक्रमण शुरू हो गए, और आखिर में 550 ईस्वी आते आते ये महान साम्राज्य बिखर गया। तो देखिए, किसी भी स्वर्ण युग के लिए स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, और यह स्थिरता कुछ बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों की वजह से बनी थी। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। वो पहले ऐसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने अपने पूर्वजों से हटकर महाराजाधिराज का खिताब अपनाया। इसका मतलब है महान राजाओं के भी राजा। इसी से उन्होंने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, जो एक मिलिट्री जीनियस थे। उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। ये शिलालेख आज भी एक ऐसा कीमती ऐतिहासिक सोर्स है जो हमें सीधे समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी देता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त की सैन्य कुशलता और उनकी जीतों के पैमाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन तक कह दिया। ये उपाधि ही उनकी ताकत और प्रभाव को बताने के लिए काफी है। और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सच कहें तो उनका शासनकाल साम्राज्य का बिल्कुल चरम था, उसका पीक था। उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी पश्चिमी भारत में शक शासकों पर जीत, जिसने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन एक स्वर्ण युग सिर्फ लड़ाइयां जीतने से नहीं बनता, वो बनता है ज्ञान और संस्कृति के विकास से, और इस मामले में गुप्त काल सचमुच लाजवाब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की असली शान थे उनके नवरत्न यानी 9 रत्न, और ये कोई मामूली दरबारी नहीं थे, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे। जरा सोचिए, एक ही जगह पर महाकवि कालिदास, महान चिकित्सक धन्वंतरी और खगोल शास्त्री वराह मिहिर जैसे प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। ये दरबार तो सचमुच बुद्धि और कला का एक पावर हाउस था। इस युग के गणितज्ञों ने दुनिया को कई बुनियादी सिद्धांत दिए। सोचकर देखिए, 5वीं शताब्दी तक ही त्रिकोणमिति में साइन, कोसाइन और इनवर्स साइन के सिद्धांत मालूम थे, और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में दर्ज थे। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज भी विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव हैं। बाद में 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के सिद्धांत के बारे में बताया, जो ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और एक मजेदार बात, क्या ये मालूम है कि शतरंज का खेल जो आज हम सब जानते हैं, उसकी शुरुआत भी गुप्त काल में भारत में चतुरंग के रूप में हुई थी। यहीं से ये फारस और फिर यूरोप तक फैला। ये इस युग की रचनात्मकता का एक शानदार उदाहरण है। अब इतना सारा बौद्धिक विकास, ये सब विशाल आर्थिक समृद्धि, एक बेहतरीन संगठन और एक जीवंत व्यापार की नींव पर बना था। इस साम्राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापार नेटवर्क था। पूर्व में बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और श्रीलंका के साथ व्यापार का केंद्र था, और पश्चिम में भृगुकच्छ यानी आज का भरूच पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। तो इस अर्थव्यवस्था को चला कौन रहा था? वो थी श्रेणियां या व्यापारी संघ। ये व्यापारियों और कारीगरों के अपने स्वतंत्र संगठन थे, जो मजदूरी, मानक और कीमतें सब कुछ नियंत्रित करते थे। और कमाल की बात यह है कि वे अपने सदस्यों पर न्यायिक शक्ति भी रखते थे और शाही हस्तक्षेप के बिना काम करते थे। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के ठोस सबूत हर जगह थे। सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। कपड़ा उद्योग तो एक बहुत बड़ा उद्योग था, जिसके उत्पादन केंद्र गुजरात, बंगाल और दक्कन में थे, और राज्य की मुख्य आमदनी भू राजस्व से होती थी,
जो आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। लेकिन कहते हैं ना कि स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं रहते। गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ। आइए देखें कि ऐसा क्यों हुआ। साम्राज्य के पतन के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, मध्य एशिया से हूणों के लगातार आक्रमण। हालांकि सम्राट स्कंदगुप्त ने शुरुआत में उन्हें खदेड़ दिया था, लेकिन बार बार के हमलों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बहुत कमजोर कर दिया। और दूसरा कारण था एक विकेंद्रीकृत सामंती व्यवस्था। इसका मतलब यह था कि प्रांतीय गवर्नर और स्थानीय सरदार धीरे धीरे अपनी सेना और प्रशासन पर ज्यादा नियंत्रण रखने लगे। वो छोटे छोटे राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे, जिससे केंद्रीय अधिकार कमजोर हो गया और साम्राज्य अंदर से खोखला होता चला गया। पतन का एक बड़ा संकेत था। गंगा घाटी के वो शहर जो कभी फलते फूलते थे, अब उनका क्षय हो रहा था। महान शहर पाटलिपुत्र जैसे नगरों ने अपनी पुरानी शान खो दी, जो आर्थिक और प्रशासनिक गिरावट का एक प्रतीक था। तो अपने पतन के बावजूद गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इसकी स्थायी विरासत में छिपा है। इस दौर में विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में जो प्रगति हुई, उसने भारत और दुनिया पर एक बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। कालिदास की कविता से लेकर आर्यभट्ट की खगोलीय खोजों तक गुप्त काल की उपलब्धियां आज भी हमारे साथ हैं। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। किसी युग की महानता को कैसे मापा जाना चाहिए? उसके शासन की अवधि से या उन स्थायी खोजों से जो वो इंसानियत के लिए छोड़ जाता है? गुप्त साम्राज्य इस बहस का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है।